सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी कक्षा में अध्याय 1 भविष्य जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था उसका अभ्यास हल करेंगे। तो चलिए पृष्ठ संख्या 15 पर अभ्यास मानक वर्तनी एवं वाचन। ये हमारा पहला प्रश्न पढ़िए का है। इसका अर्थ है आपको प्रश्न 1 के दिए गए शब्दों को उच्चारण करना है। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है चिन्ह। बांधव, बांधव अर्थात मित्र। विपत्ति, समस्या, सांप्रदायिक, जाति भेदभाव, भांति, प्रकार। चिन्ह 2 प्रकार से लिखा जाता है। आप एक देख रहे हैं, एक कोष्ठक में दिया हुआ है, उस प्रकार भी हम चिन्ह लिखते हैं। बांधव भी न अनुस्वार के रूप में और आधा नो दोनों रूप में लिखा जाता है। विपत्ति एवं तथा संयुक्त जो दिया है वो ब्रैकेट में, जिसको कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में, उसका भी प्रयोग किया जाता है। सांप्रदायिक में भी अनुस्वार म के रूप में कोष्ठक में प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों को आपको उच्चारित करना है। ये तो हो गई प्रश्न संख्या 1 की बात। अब दूसरे प्रश्न में बताइए। ये प्रश्न आपको मौखिक बताना है, इसे लिखना नहीं है। तो पहला प्रश्न है हमारा, हमें जीने की कला किससे सीखनी चाहिए? काव्यांश के प्रथम छंद में ही बताया गया था कि हमें जीने की कला अपने पूर्वजों से सीखनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, हमें जीने की कला अपने पूर्वजों से सीखनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न, कविता में विविध सुमनों की माला से क्या तात्पर्य है? विविध सुमनों की माला ये दूसरे छंद के अंतिम पंक्ति में दिया गया है। तो विविध सुमनों की माला से तात्पर्य है, तात्पर्य का अर्थ होता है मतलब। तो विभिन्न सुमनों की माला कवि के कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न जाति के लोग मिलकर एकता का निर्माण करें। जैसे विविध सुमनों, विविध प्रकार के फूलों से एक माला का निर्माण होता है। तो ये हुआ विविध सुमनों की माला से तात्पर्य है विभिन्न जात के लोग मिलकर एकता बनाए। तीसरा प्रश्न है, चित्त से देशानुरागी का क्या अर्थ है? यह पंक्ति चौथे छंद का प्रथम पंक्ति में दिया हुआ है। चित्त अर्थात हृदय या मन। तो मन से देशानुरागी, देश के लिए अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है प्यार। तो आपको हृदय से देश के लिए प्यार दिखाना है। चित्त से देशानुरागी का अर्थ हुआ मन से, हृदय से देश के लिए प्यार। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, सोचिए। थिंकिंग स्किल, मूल्यपरक प्रश्न। आपको सोचकर इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, देश में शांति और आपसी सौहार्द कैसे कायम किया जा सकता है? सौहार्द का अर्थ होता है मैत्री भाव। देश में शांति और मैत्री भाव कैसे कायम होगा? सोचकर बताइए। जी हाँ, यदि हम अपने में भाईचारा बनाए रखें, मिलजुल कर सबके साथ शांतिपूर्वक रहें, तो देश में शांति और सौहार्द की भावना कायम रह सकती है। सभी को मित्र बंधु समझे,
किसी पर बेवजह कुछ बोलने, कटाक्ष करने से बचे एवं सबके सुख दुख में भागी बने। किसी को ऊंचा, किसी को नीचा ना समझे और जाति भेदभाव मिटाकर ही देश में शांति और आपसी सौहार्द कायम कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, रूढ़ियों और अंधविश्वास का जीवन में क्या स्थान है? इनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? तो रूढ़ियाँ तो हमारे जीवन में ऐसे बस गई है जैसे पानी में मछली। अंधविश्वास भी वैसे ही। लोग जितना कम पढ़े लिखे होते हैं, रूढ़ियों और अंधविश्वास की ओर ज़्यादा अग्रसर होते रहते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें संकीर्ण विचार को छोड़ना होगा, अज्ञानता को छोड़ना होगा, जो इनमें फंसे हैं उन्हें जागरूक करना होगा, तभी हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। अब चलिए हम लिखिए का प्रश्न पढ़ते हैं। ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करना है। पहला प्रश्न है, काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश क्या होता है? काव्य अर्थात कविता, अंश टुकड़ा, तो कविता का ही भाग टुकड़ा काव्यांश। तो ये हमारी कविता से ही लिया गया है। इसको पढ़कर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता तो आपने पढ़ी ही होगी। यहाँ उसी छंद को दिया गया है और उसी से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए उस प्रश्न को हल करें। कवि प्राचीन या नवीन रूढ़ियों को क्यों छोड़ना चाहता है? रूढ़ियाँ कुरीतियाँ होती हैं, जो बुरी रीति होती है, बुरी रीति रिवाज प्रचलन जो चले आ रहे हैं। तो हमें किसी भी बुरी चीज़ को आगे नहीं ले जाना चाहिए, चाहे वो रीतियाँ ही क्यों ना हो। तो नई हो या पुरानी, अगर बुरी है तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। कवि इसलिए चाहते हैं कि प्राचीन या नवीन रूढ़ियाँ उन्हें छोड़ दें। दूसरा प्रश्न है हमारा, हमें अपने जीवन में हंस जैसी चातुरी दिखानी चाहिए। कवि ने ऐसा क्यों कहा? हंस चतुर माने जाते हैं। चतुर के साथ साथ वे बुद्धिमान भी होते हैं। अर्थात चतुराई होना और बुद्धिमान होना एक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग चतुर होते हुए भी उनमें संयम नहीं होता और वे अनावश्यक कार्य कर जाते हैं। जैसे खरगोश और कछुआ की कहानी में खरगोश चतुर था, परंतु उसने ऐसी जल्दबाजी दिखाई और अपने ऊपर अभिमान किया जिससे वो पीछे रह गया। अतः चतुर के साथ बुद्धिमानी होना भी आवश्यक है और हंस वैसे ही होते हैं। चतुराई का उन्हें घमंड नहीं होता, वो संयमता के साथ कार्य करते हैं। अतः हमें भी उसी प्रकार चतुराई दिखानी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन बातें ही भली है या विचार अलिख है? ये पंक्ति का अर्थ कवि हमारी किस मानसिकता की ओर संकेत कर रहा है? इस पंक्ति से कुछ लोग मानते हैं कि जो पुरानी बातें हैं वो सही है, पर ऐसा नहीं होता। पुरानी प्रचलन, रीति रिवाज उस समय की अवस्था के अनुसार थी, परंतु आज की अवस्था और व्यवस्था अलग है। हम प्राचीन बातों को लेकर नहीं चल सकते। इस पंक्ति से कवि हमारी रूढ़िवादी विचार और मानसिकता की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो ऐसा समझते हैं वे रूढ़िवादी होते हैं, जो पुराने प्रचलन रीति को किसी भी हाल में आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे पहले बाल विवाह होता था, जो
सही रीति नहीं थी। जात पात का भेद बहुत लोग मानते थे। विधवा का जीवन नर्क जैसा बना दिया जाता था। तो ऐसी कुछ कुरीतियाँ हैं जो लोग आज उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, परंतु ये सही नहीं है। अतः रूढ़िवादी मानसिकता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। संक्षेप का अर्थ होता है शॉर्ट, छोटा, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर आपको थोड़े में, छोटे में देना है। प्रश्न है हमारा, हमें किस दीपक को नहीं बुझने देना है। आपने कविता में पढ़ा था, हमें निज पूर्व गौरव दीप को नहीं बुझने देना है। अर्थात हमारे जो अपने पूर्वजों ने हमारे परिवार के आत्मसम्मान को बनाया है, उसे हमें बनाए रखना है, उसे बुझने नहीं देना है। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि सुख शांति में उद्देश्य के साधक बने हम, सुख शांति में उद्देश्य के। अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य भी ऐसा होना चाहिए कि हम संसार में शांति फैलाए, एकता बनाए, जात पात के भेद को मिटाए और सुख शांति फैलाने के उद्देश्य से अपना जीवन यापन करें और दूसरे को भी इसके लिए जागरूक करें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, हमारे जीवन का उद्देश्य सुख शांति फैलाने का होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, दूसरे का दुख का अनुभव कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। अर्थात अपने दुख से ही दूसरे के दुख को अनुभव किया जा सकता है। तो प्रश्न का उत्तर होगा, दूसरे के दुख का अनुभव अपने दुख को समझकर करना चाहिए। निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर शॉर्ट ही देना है हमें, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसको हल कीजिए, मैंने आपको बता ही दिया है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न सहित सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। आप पहले इसे स्वयं हल करें, तत्पश्चात उम्मीद है आप इसे स्वयं हल कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम विस्तृत प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।